चलिए भाई, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन देखते हैं। बॉडी फ्लूइड में क्या आ जाता है? कौन सा ऐसा फ्लूइड है बॉडी के अंदर? कौन सा ऐसा फ्लूइड है बॉडी के अंदर? बैठ के पढ़ेंगे हम लोग। इसको पढ़ेंगे ब्लड को। ये जो आपका ब्लड है, इसमें बड़ी सारी चीजें होती है। क्या होता है इसमें? बड़ी सारी चीजें होती है। जैसे कि प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और क्या होता है? अब इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। लाइक क्या क्या आता है? सारे के सारे सेल्स आ जाएंगे। कौन सा होता है सारे सेल्स? RBC एंड प्लेटलेट्स। इसका पूरा इसका पूरा प्लेटलेट्स। लेकिन इनके कुछ क्या होता है? एक 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 और नेम होता है इनके। लाइक आरबीसी का क्या होगा? तो साइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये मैंने आपको बता रखा है कि क्या है। ये जो जितने भी नेम्स हैं, ये किसको क्यों बोलते हैं, बता रखा है। बाकी जब डिटेल में वन बाय वन करेंगे, एक बार और देख लेंगे। तो इनमें भी आगे फर्दर डिवीजन चलता है। क्या चलता है इसमें भी? आगे फर्दर डिवीजन चलता है। ये जो आपके आरबीसी होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं। नहीं सॉरी, आरबीसी तो एक ही तरह का रहेगा। ये जो डब्ल्यूबीसी है आपके, आगे दो तरह के होंगे। तरह के होंगे, दो तरह के होंगे। एक तो होंगे आपके ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स किससे आया? ग्रेन्यूल से। साइट का मतलब होता ही सेल है। तो यहाँ पर ग्रेन्यूल्स टाइप होंगे। क्या होंगे? ग्रैन्यूल्स टाइप है, इनके छोटे छोटे जैसे कलेक्टर होते हैं। ठीक है भाई। दूसरा होगा ए ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या होगा? ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से होंगे? उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, है ना। और ये बात समझ कुछ। अब ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स है, ये आगे फर्दर तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। NEB। क्या होता है? NEB। ठीक है। NEB से क्या आ जाएगा आपका? N से न्यूट्रोफिल्स। N से क्या आ जाएगा? न्यूट्रोफिल्स। E से क्या आ जाएगा? इसिनोफिल्स। और ये P से क्या आ जाएगा? बैसोफिल्स। ठीक है भाई। अब ये जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है, आगे फर्दर दो तरह में डिवाइड हो। कितने तरह में? एक तो मोनोसाइट्स में, एक लिम्फोसाइट्स में। मोनोसाइट आगे फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। फिर अगेन आगे लिम्फोसाइट्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। वेरी गुड।
क्लियर है? पूरा फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया है आप। ठीक है, मैंने पहले आपको फ्लो चार्ट करा दिया, इससे इजी रहता है फ्लो चार्ट से हम कौन सी कैटेगरी किसमें पढ़नी है ना भाई? हाँ भाई, बायो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। बायो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं? सही चल रही है? यस मैम। आत्मा के भी क्या होता है, टाइप होता है। क्या होता है? टाइप होता है, क्योंकि पूरा ब्लड जो है आपका उसमें ज्यादा परसेंटेज जो प्रेजेंट होता है, यानी कि ज्यादा जो कॉम्पोजिशन होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में होता है या प्लाज्मा का होता है? प्लाज्मा का होता है। कितना होता है? 95%। अब इससे भी बड़ी सारी कैटेगरीज होती हैं किसमें? हमारे प्लाज्मा में। ठीक है, ये प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? सबसे पहले तो इसमें वाटर प्रेजेंट होगा, जो कि क्या होगा, 90% होगा। यानी कि पूरा प्लाज्मा ही जो है आपका वो किससे बना हुआ है? 90% वाटर से बना हुआ। वो 90% हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर होगा आपका प्रोटीन। ठीक है, नजर आ रहा है? या थोड़ा ब्रॉड कर दो इसको? ये जो आपका तीसरा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन से कंपाउंड्स होते हैं इसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कहीं से ही मुंह तो चल रहा है, कहीं सब बारीक चल रहा है। फिर है आपका मिनरल आयंस। क्या है? मिनरल आयंस। ऐसे चल रहा है। क्या स्टार्ट हो गए? अब वाटर में तो कुछ और चीजें प्रेजेंट ही नहीं होंगी, होंगी या नहीं होंगी? कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्रोटीन में आपके तीन तरह के क्या होता है, चीजें प्रेजेंट होती हैं। कितने तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में? तीन तरह के। बड़े ध्यान से करना है इसको। अभी 26 में ही इसका क्या आया था, स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन आया। ठीक है, एक होता है आपका एल्ब्यूमिन, होता है आपका ग्लोबुलेंस, एक होता है आपका फिब्रिनोजन। कहाँ से आया भाई क्वेश्चन? आया है स्टेटमेंट वाइज आपको। अच्छा, इधर आ जाओ, आ जाओ। मैं कह रही हूँ कि इन तीन, ये तीन क्या है, प्रोटीन्स हैं जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसा एक क्वेश्चन आया है अभी रिसेंट 26 में ही। तो आपको यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए चार ऑप्शन है, तो चार सेंटेंसेस के स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। जब आपने अच्छे से इस चीज को पढ़ रखा होगा तो आप बता दो। फाइब्रिनोजन का एक पॉइंट दिया हुआ है उन्होंने ऑप्शन में, लास्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ से आपको टीवाई क्यों आया हुआ है ये चलो भाई, इसमें बड़ी सारी चीजें लिखवानी है। जबकि देखो इधर, जैसे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसमें भी चीजें हैं, तो मैं अलग कलर से कर दूं इसको, हीरो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या चीजें हो सकती हैं भाई? क्या चीजें हो सकती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में टूट गया तो ग्लूकोज,
प्रोटीन से अमीनो एसिड में टूट गया तो अमीनो एसिड्स, और फैट्स लिपिड्स में टूट गया तो लिपिड्स। ठीक है, क्या क्या लिखोगे? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड। ठीक है, बाकी ये जो मिनरल आयंस होते हैं लाइक पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ये आ जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये आ जाएंगे। तो लिखा होगा ना ये मिनरल आयंस को, या नीड है? चलो परसेंटेज लिखेंगे जो कि अलग कलर से लिखेंगे। सबकी परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। तो सबसे पहले तो क्या है आपका, यही है। कि प्लाज्मा ज्यादा है, ब्लड में प्लाज्मा ज्यादा है, ये होगा 55%। कितना होगा? जब आप इसको फ्लो चार्ट को बनाओगे ना, तो 2 पेज में बनाना, पिन पेज में। एक तरफ प्लाज्मा रखना, एक तरफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स रखना। ठीक है, कि बस 1 सेकंड में 2 सेकंड में नजर मारते ही आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। आ रही है ना आवाज? थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आई एम नॉट वेल। कहोगे मैम बीमारी रहती है? इस मौसम में रहती है वही दिक्कत। अब देखो, जब जैसे बारिश हो रही है सांस नहीं आ रहा, तो पीछे का गेट बंद कर गए। बताओ, यहाँ तो वैसे ही सांस नहीं आता, लगी है बहुत ज्यादा। तो नहीं, क्या मसला है? पहले तो नहीं था, होता था, इस बार ही बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या होता था पहले? होता था पहले भी, लेकिन इतना नहीं होता था। पता नहीं क्या हुआ। मैं भी क्या भी अच्छा ही की हवा। बस देखो, 55% इज प्लाज्मा और 45% इज फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, अब ये जो वाटर होता है, ये कितना होगा? इसका 90%। कभी ये सोचो यहाँ तो 55% लिखे, यहाँ 90 कैसे आ गया भाई? 55% प्लाज्मा को या 100% प्लाज्मा मान के चलो, उसका 90% है। प्रोटीन कितना होता है? 6 to 8 होता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये खाली 1%। ठीक है, हो गया क्लियर? आप देखो, लेकिन ये जो आरबीसी है आपके, डब्ल्यूबीसी है, ये तो परसेंटेज में नहीं लिखे होते, ये तो मिलियंस पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखे हुए होते हैं, है ना? तो इनको वैसे ही करके लिखेंगे। कितना होता है आरबीसी एक हेल्दी, इसमें एडल्ट में? 5 to 5.55 कर लोगे इसको ठीक से? मजा नहीं आ रहा आज इसकी पेन की वजह से, चीजें ठीक नहीं लिखी जा रही। बताओ अभी सी नहीं लगाऊं, बताओ ये चीजें या रहने दो? समझता ही रहा मैं, समझता ही रहा है, आप तो क्लियरली अच्छे से लिख दोगे ही, है ना? तो ये 5.5, 5 से 5.5 मिलियन, मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है, ये 6 के से 8 के तक होता है। वही आ जाएगा फिर इसकी यूनिट, मिलियन। ये मीटर मत कर देना, मिलियन है ये, सॉरी मिलियन तो इसमें आएगा ही नहीं। के से 1000, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। फिर ये जो आपके प्लेटलेट्स होता है तो सबको ही पता है, 1.5 लाख से 3 लाख क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, मिलीमीटर क्यूब। सब में मिलीमीटर, या वहां मैंने सेंटीमीटर लगा दिया, मिलीमीटर क्यूब होगा। थोड़ा आईडी सा हो गया मेरा। ठीक है, लग रहा है। अब देखो,
ये जो आपके ल्यूकोसाइट्स के दो पार्ट्स हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स, इसमें भी आपका ये इसमें है परसेंटेज कौन सा कितना कितना है। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं किससे, 60 to 65% कितना होता है, 60 to 65%। इसिनोफिल्स जो होता है वो आपके 2 से 3% होता है ओनली, और ये 0.5 से 1% होते हैं। कौन, आपके 10। क्लियर है भाई। मोनोसाइट्स जो होगा वो 68% होगा, और जो लिम्फोसाइट्स होगा वो ज्यादा होता है, जो कि 20 से 25% होगा। ये परसेंटेज वाला पॉइंट यहीं पर क्लियर हो गया। ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फिर प्लाज्मा के भी चार टाइप्स हैं कि प्लाज्मा किस किस से बना हुआ है, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा, वाटर, प्रोटीन, ऑर्गेनिक मटेरियल और आपका मिनरल आयंस। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ये भी तीन तरह का होता है प्लाज्मा में हमारे, एक तो एल्ब्यूमिन, एक ग्लोब्युलेंस और एक फाइब्रिनोजन। ठीक है। और नाम से ही क्लियर हो गया होगा कौन से कैसे होते हैं, एल्ब्यूमिन क्लियर, हाईली प्रोटीशियस, प्रोटीशियस तो ये तीनों होंगे। ग्लोब्युलेंस कैसे होंगे शेप में, ग्लोब्यूल जैसे स्फेरिकल इन शेप, फाइब्रिनोजन फाइबर्स के जैसे होंगे, कैसे होंगे। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स कहाँ से किस तरीके से आए हैं, तीन मेन कंपोनेंट है जो ब्रेक डाउन होता है वहां से आए हैं। मिनरल आयंस में आपके कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब कुछ आ जाते हैं, कार्बोनेट आयन। ठीक है। बाकी डिटेल में तो आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ ही लोगे इस। ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर किसमें आता है, बॉटनी में, जूलॉजी में। जूलॉजी में आएगा तो मैं कराऊंगी, वरना कोई और कराए। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बाकी फिर इधर आ जाते हैं हम, आरबीसी की कोई डिवीजन नहीं है, डब्ल्यूबीसी के आगे दो डिवीजन है, प्लेटलेट्स का कोई डिवीजन नहीं है। तो ये जो डब्ल्यूबीसी का दो डिवीजन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहाँ पर नई चीजें इंसर्ट हो गई हैं। क्या क्या, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और उधर ए ग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। थोड़ा बहुत आपको याद होगा लिम्फोसाइट्स का, क्या आपने 12th क्लास में लिम्फोसाइट्स का पढ़ रखा है, इम्यून सिस्टम वाले टॉपिक में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना। तो बस अब इसको वन बाय वन पढ़ना है हमें। बाकी एनसीईआरटी में कुछ स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लाइंस दी हुई है आपको, जरा वो पढ़ लीजिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, सिर्फ इंट्रोडक्शन की लाइन। मैं पढ़वा दूं, पढ़ लो जो। मैग्नीशियम ये बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन, सारी चीजें जितनी भी लिखी हुई है सब हमने पढ़ डाली है, लेकिन डिटेल में जिस तरीके से इन्होंने पूरा अच्छा लिखा हुआ है वो हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या है बेसिकली वो रहते हैं।
और नेक्स्ट पेज पे आपको आरबीसी कैसा दिखता है, प्लेटलेट्स, eosinophils, इसकी भी हमने कैटेगरीज करी है ना, सबके रीजन्स वाली है, सब की क्या दिए हुए डायग्राम्स दिए हुए हैं। देखो जरा कौन सा कैसा है, नजर आ रहा है अच्छे से में। eosinophils का क्या फंक्शन होता है? और अगर हमारी ब्लड रिपोर्ट में ये eosinophils बढ़े हुए आते हैं, दैट क्या होता है? पर्टिकुलर इंसान में, पेशेंट में क्या हो रहा है अभी, ये ब्लड में एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, दैट मीन्स एलर्जी हो रही है। क्या हो रहा है उसके ब्लड में? एलर्जी हो रही है। ठीक है, क्या? डन। क्या आया बताओ, क्या आया समझ में? किसके बारे में बात हो रही है, दैट आई एम आस्किंग? किस चीज के बारे में बात हो रही है इंट्रोडक्शन में? बताओ जोर से। बॉडी बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है बताएगा कोई? ब्लड में जो वो कंपोनेंट, वो जो कंपोनेंट होता है आगे की नेम, ब्लड और कॉम्प्लेक्स, बस विकास का कॉम्प्लेक्स है। इसलिए जो हमने फ्लो चार्ट में किया है वही बोला हुआ है। थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं क्योंकि अभी हमने प्रॉपरली स्टार्ट नहीं किया है चैप्टर को, थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं अभी। कि जैसे हमने बॉडी फ्लूइड्स को तो अच्छे से देख लिया, अब क्या देखते हैं हम? सर्कुलेशन देखते हैं कि व्हाट इज सर्कुलेशन, बता रहा जरा क्या होता है सर्कुलेशन। अभी इंट्रो ही चल रहा है चैप्टर का, चीजें ये वाली आपको अच्छे से क्लियर हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। पूरा जो हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है थ्रू द बॉडी, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। लेकिन उस ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं भाई, आपके न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो वही सर्कुलेशन की क्या है डेफिनेशन, क्या है डेफिनेशन है कि ट्रांसपोर्ट चल रहा है किस चीज का, ऑफ न्यूट्रिएंट, अभी अभी बताएंगे चीजें वही तो लिखना है, ऑक्सीजन का और CO2 का क्या चल रहा है, एक्सचेंज चल रहा है ना। और प्रेजेंट तो दोनों ही है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कह सकते हैं कि भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी तो है किसमें, ब्लड के अंदर। इन सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कहाँ से चल रहा है? टू द कंसर्न टिश्यूज, टू द कंसर्न टिश्यूज, टू ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन्स से टू द कंसर्न टिश्यूज और ऑर्गन्स, पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर टिश्यू से या तो न्यूट्रिएंट्स चल रहा है या ऑक्सीजन या CO2 चल रहा है ना, या फिर क्या चल रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चल रहा है। और चलकर कहाँ जा रहा है, किसी और दूसरे पर्टिकुलर जगह पर। वो जगह कोई सी भी हो सकती है, टिश्यूज भी हो सकते हैं और ऑर्गन्स भी। लेकिन हर जगह ऑर्गन्स नहीं हम बोल सकते, हर जगह टिश्यूज तो हम फिर भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि हर जगह हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, लेग्स में ऑर्गन प्रेजेंट, टिश्यूज तो प्रेजेंट है, ब्लड सर्कुलेशन तो उधर है। आगे क्लियर अच्छे से डेफिनेशन? ठीक है, अब कुछ ना जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्पॉन्जेस से लेकर चले थे कि इसमें कैसा सिस्टम चलता है, ऐसे ही यहाँ पर जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होंगे, जो क्या होंगे, सिंपल ऑर्गेनिज्म होंगे। कौन सा होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म?
स्पॉन्जेस है ना, और ये सीलेंट प्लेटा वगैरह। तो स्पॉन्जेस और सीलेंट प्लेट्स जो होंगे उनमें क्या यूज होगा, सर्कुलेशन के लिए क्या यूज होगा उनमें, वाटर यूज होगा। क्या होगा, वाटर, क्योंकि सारा काम ही वहां पर वाटर से हो रहा है ना। और ये दोनों ही क्या है, एक्वेटिक, क्या है, सारा काम कौन करेगा, बेचारा वाटर ही करेगा। कौन करेगा, अब ये तो हो गई सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात। अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनमें क्या होगा, कैसे होगा सर्कुलेशन, ब्लड से होगा, खाली ब्लड से नहीं होता है। तो ये बात लिखी हुई है उसमें या नहीं, बस ये तो मैं पूछ रही थी आपसे। जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे वहां पर सर्कुलेशन कैसे होगा भाई, ब्लड और वेव से होगा। हमने एनिमल किंगडम किया था, वहां पर कुछ रेसेस ऑफ क्लासिफिकेशन किया था। उसके अंदर हमने क्या बोला था भाई, कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट इनकम्प्लीट, है ना। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम, सर्कुलेशन वाला। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप है, क्लोज टाइप है ना। कितने तरह का हो गया सर्कुलेशन, टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, देखो अब हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है उनके अंदर ब्लड ऐसे ही तो बात करता नहीं है। किसमें करता है, एबीसी में करता है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज में करता है। किसमें करता है भाई, ब्लड, सॉरी ब्लड वेसल्स में करता है। किसमें करता है, ब्लड वेसल्स में, है ना। और ब्लड वेसल्स में भी कितनी चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं, ए बी सी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब ओपन टाइप और क्लोज टाइप में क्या होगा, बता रखा है मैंने। अभी तक आप यही पढ़ते हो, लेकिन मैंने आपको और अच्छे से बताया था। दोनों में ए भी होगा, बी भी होगा, लेकिन सी नहीं। लेकिन सी कैपिलरीज नहीं होगा। ओपन टाइप में हम कह तो देते हैं कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं, बच्चों वाली बात है। तो आप थोड़े बड़े हो गए, ठीक है, बड़ों वाली बात करेंगे, ज्यादा बड़ा वाली नहीं, थोड़ी सी। कि ओपन टाइप में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसमें होती हैं, ये तो पढ़ के आए हो आप। लेकिन ओपन टाइप में आपकी ब्लड वेसल्स पूरी कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसलिए ये ओपन टाइप होता है। और क्लोज टाइप पूरी कंप्लीटली प्रेजेंट होती है, इसलिए वो क्लोज टाइप होता है। क्लियर है बात, बता दिया मैंने किसमें क्या क्या होगा। तो अब आप मुझसे, चलो एग्जाम्पल बताओ अभी किस में होगा। वो तो सिंपल ऑर्गेनिज्म, स्पॉन्जेस और सिलेंडर्स को तुम कंसिडर करेंगे ही नहीं, याद करो। फ्लो चार्ट तो नहीं बनाया होगा, है ना, थोड़ा बहुत बनाया होगा स्टार्टिंग वालों का। तो उसमें आपने सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल डैश या एब्सेंट डाला होगा। किसी पर्टिकुलर जगह से तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, वहां से आर्थ्रोपोडा वाला। आर्थ्रोपोडा और मोलस्क किस में आ जाएंगे, ओपन टाइप में। किस में आ जाएंगे भाई, आर्थ्रोपोडा में कौन सी आती है चीजें, इंसेक्टा, क्रस्टेशियंस वगैरह वाले। और मोलस्क में शेल्स वाली चीजें। आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम, मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम, और मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, क्लोज्ड वाले में भाई सारे आ जाएंगे बचे हुए, है ना। एनालिड से कॉर्डेट्स तक। एनालिड से कहाँ आ जाएंगे भाई, कॉर्डेट्स यानी कि हमारे। क्लियर है ये बात,
ये फट से आने चाहिए आंसर, क्योंकि यू हैव डन एनिमल किंगडम, और जिसने एनिमल किंगडम अच्छे से नहीं किया है, आगे कल छुट्टी है, संडे छुट्टी है, एक दिन पकड़ लेना और पूरा एनिमल किंगडम कर लो। और फ्लो चार्ट जरूर बना लेना, फ्लो चार्ट कैरी वो, हाँ चार्ट ही था वो, क्या था पूरा अच्छे से, सारी चीजें जिसमें बोली गई थी चैप्टर के लास्ट में जो दिया हुआ है उसको इनहेंस करना है बस, आप इलेबोरेट करना है, इनहेंस करना है, वट एवर यू लाइक। ठीक है, कोई सा भी वर्ड आप पकड़ के बैठ सकते हो कि आज हमें इनहेंस करना है या इलेबोरेट करना है, तो वो करना ही करना है, उसे छोड़ो मत। ठीक है, और जहां पर भी आपकी स्टडी टेबल है बड़े से पेपर पे बनाकर उसे चिपका दो, रोज नजर मारा करो उसमें, रोज पढ़ा करो। हो गया ये इतना। अब जरा हार्ट पर बात आ जाते हैं, क्योंकि पंपिंग ऑर्गन क्या है हमारा इस चैप्टर में, हार्ट है। तो सर्कुलेशन होगा, यहाँ पर सर्कुलेशन का मेन मशीनरी भी तो होगी ना एक, क्या होगी मेन, एक मशीनरी होगी जो कि पंप कर रहा होगा उसको, ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। तो व्हाट इज दैट, दैट इज हार्ट। हमारा कितने चैम्बर्स का हार्ट होता है, 4 चैम्बर का, है ना। तो ऐसी हमें कुछ कैटेगरीज पढ़नी है, जैसे फिशेस वाली, फिशेस किसमें थे भाई सारे, स्पाइसेस में, किसमें कैटेगरी में थे, स्पाइसेस में। एम्फीबियंस कौन थे, डुअल लाइफ वाले, कौन थे, डुअल लाइफ वाले। फिर आपका रेप्टाइल्स था, रेप्टाइल्स कौन थे, जो क्रॉलिंग करते हैं, है ना। और लास्ट में आ जाते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। चलो 2 चैम्बर्ड 3 चैम्बर्ड बताया था मैंने आपको, हाँ बता दो। फिशेस आर 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर है तो एक ऑरिकल होगा एक वेंट्रिकल होगा। एम्फीबियंस कौन होंगे, 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा। रेप्टाइल्स भी क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, और वो बेचारा क्रोकोडाइल कहा जाता है बर्ड्स और मैमल्स के साथ आ जाता है, जिसके पास क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, दैट मीन्स 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। क्लियर है इतना अच्छे से। फिर आपको इंट्रोडक्शन में कुछ लाइन दी हुई है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स हैं वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, दूसरे अदर असेंशियल बहुत जरूरी जो सब्सटेंसेस हैं उनको, और कुछ जो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको भी प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो क्या हो सके, हमारे टिश्यूज की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए रिमूव किए जा सके। तो जहां से भी पूरी बॉडी के हर एक पार्ट से, हर एक टिश्यू से क्या बन रहा है, एक वेस्टफुल या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट बन रहा है, वो कहाँ पर जा रहा है, किडनी के पास जा रहा है, एक पर्टिकुलर टारगेट जगह पर, वहां पर जाकर क्या हो रहा है, वो एलिमिनेट हो रहा है हमारी बॉडी से। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स होते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं वाटर को अपने सराउंडिंग से अपनी बॉडी कैविटीज के थ्रू, और वही क्या करता है, वाटर उनकी बॉडी में से गंदगी को निकालता है, वो सारी के सारे न्यूट्रिएंट्स को हर एक पार्ट में पहुंचाता है, तो वही काम होता है सब चीजों में। फिर आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये स्पेशल फ्लूइड यूज करते हैं अपने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और वो क्या है स्पेशल फ्लूइड, दो, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, ब्लड और जो लिम्फ है टिश्यू का फ्लूइड होता है, लिम्फ क्या होता है, टिश्यू का फ्लूइड होता है लिम्फ। ये ऐसे फ्लूइड हैं जो हायर ऑर्गेनिज्म में क्या ट्रांसपोर्ट करने में यूज होता है, मटेरियल सब्सटेंसेस, क्या यूज करने में होता है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स को या सब्सटेंसेस को, यही तो था इंट्रोडक्शन में। हाँ, ये हमने वहां पर फ्लो चार्ट टाइप में कर दिया ये सब कुछ। फिर आगे मुझे नहीं पता ये आपको दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने जैसे ब्रीदिंग वाले चैप्टर में किया था ऐसे इसको भी कर दिया, हो गई डन बात। अब आ जाते हैं हम मेन अपने ब्लड पर टॉपिक पर, इस पर आ जाते हैं मेन ब्लड टॉपिक। आपका जो ब्लड है अगेन वो किसमें है भाई, कनेक्टिव टिश्यू। एक तो पहली बात कनेक्टिव टिश्यू है वो,
है ना। दूसरी बात क्या है कि वो आपका प्लाज्मा किससे बना हुआ है, फॉर्म्ड ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले हमें प्लाज्मा को डिटेल में पढ़ना है, फिर हमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी कौन सी, प्लाज्मा। क्या है भैया आपकी फर्स्ट हेडिंग, प्लाज्मा। ये जो आपका प्लाज्मा है ये कितना परसेंटेज होता है, 55% होता है पूरे के पूरे ब्लड में, 55% ऑफ ब्लड। ठीक है, और क्या क्या चीजें बताई थी इसमें बताओ थोड़ा। हाँ, वाटर की तो बात होती है। अगर हम इसकी विस्कोसिटी पे बात करें, ये थोड़ा सा गाढ़ापन पे होता है, यानी कि इसमें विस्कोसिटी होती है। क्या होती है इसमें, विस्कोसिटी होती है। गाढ़ापन को बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे पानी को फेंको, एकदम गिर जाएगा और स्प्रेड भी हो जाएगा, फैल भी जाएगा। लेकिन अगर हम इसको डालें, शहद को डालें, शहद आप जमीन पे तो डालोगे नहीं, ऐसे डाल दो इसमें कटोरी में, बॉल में या कप में, बड़ा धीरे धीरे आराम से नाजुक तरीके से गिरता है वो। तो क्यों गिरता है ऐसा, कि दोनों के कॉम्पोजिशन में फर्क है। यस, है तो दोनों फ्लूइड ही, है तो दोनों फ्लूइड ही। एक लेस डेंस है, एक मोर डेंस है, इनकी एक की विस्कोसिटी कम है, एक की ज्यादा है। ऐसे ही फ्लूइड्स में तो गैसेस भी आते हैं, ये तो हमने लिक्विड्स की बात की है। फ्लूइड्स क्या होते हैं भाई, अगर हम डेफिनेशन बोले व्हाट इज फ्लूइड, व्हाट इज फ्लूइड, हु विल टेल दिस, फ्लूइड्स क्या होता है। भाई चैप्टर का नाम अभी डिकोड कर रहे हैं हम। फ्लूइड्स हैं वो एक अलग बात है, चलो हमारे अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन अगर ओवरऑल आप फिजिक्स में तो पढ़ रहे हैं, फ्लूइड की बात करें हम, तो ये फ्लूइड तो भाई तीनों चीजों में आएगा, पी में भी, सी में भी और बी में भी, पीसी भी, तीनों में आएगा। तो व्हाट इज फ्लूइड, अब्दुल्ला, क्या होता है, क्या होता है बोलो, अटक गए छोटी सी चीज में। गैसेस और लिक्विड तो होता है, अगर हम इसको क्या बोलेंगे डेफिनेशन में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन, कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो हो रही है या फ्लो हो जा रही है, दैट इज फ्लूइड। तो वो कौन सी चीजें फ्लो हो जाती है, लिक्विड और गैसेस। भाई एक जगह कोने में अगरबत्ती जला दो, पूरे उसमें फैल जाएगी और दूर दूर तक फैल जाएगी। या परफ्यूम छिड़क दो, जैसा आप लोग लगाते हो परफ्यूम्स, फैल जाती है कि नहीं। परफ्यूम्स में लिक्विड पार्ट होता है, डिओड्रेंट्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, डिओस, इसमें तो वाटर कंटेंट नहीं होता, गैसेस ही भरी हुई होती है कि नहीं, परफ्यूम्स में लिक्विड होता है। आप तो वो देखो लिक्विड से भी ज्यादा जल्दी बह क्या हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी। तो फ्लूइड दोनों होते हैं, लिक्विड भी और, लेकिन अगर आप क्या लिखें, डेफिनेशन को लिखें, तो व्हाट इज दैट, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब आप भारी भारी तो कर लोगे, लेकिन अगर आपको फ्लूइड की डेफिनेशन आ गई, कंफ्यूज हो जाओगे या नहीं। बेसिक चीजें भी इतनी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। बाकी प्लाज्मा की हम बात कर रहे थे, प्लाज्मा जो है आपका स्ट्रॉ कलर्ड का विस्कस फ्लूइड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड होता है, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, गाढ़ा फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड होता है, गाढ़ा फ्लूइड होता है। ठीक है, 55% ब्लड का पार्ट होता है इसमें, वो हम लिख चुके हैं। प्लाज्मा के अंदर अब बड़ी सारी चीजें होती हैं, कौन कौन सी, एक तो वाटर आ जाएगा, फिर प्रोटीन्स आ जाएंगे, है ना, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे, और फिर मिनरल्स आ जाएंगे। देखो जब आप 11वीं वाले चैप्टर को करते हो तो डायरेक्ट आप बस ब्लड पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, और ब्लड भी नहीं पढ़ते कुछ बच्चे तो, डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं।
लेकिन ये वाली चीजें भी इतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं, इसलिए वो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है अनइम्पोर्टेंट वाले पार्ट में से, और फिर बैठे रहते हैं, यूं ही छोड़ देते हैं। है ना, होता है ऐसे ही। तो ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब आपको पता है, मैंने वाटर भी बता रखा है, प्रोटीन भी, कंपाउंड भी, ऑर्गेनिक और मिनरल्स भी, सब चीज बता रखी है। बता दो जरा, वाटर कितना परसेंटेज है? 9 प्रोटीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिनरल्स 1%। प्रोटीन में क्या आ जाएंगे? बस अब उन्हीं को देखो, क्या आ जाएंगे? एल्ब्यूमिन, फिर क्या आ जाएंगे? ग्लोब्यूलेंस और फिब्रिनोजन। इनको डिटेल में देखो थोड़ा सा। जो आपका एल्ब्यूमिन है वो किसमें हेल्प करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में। किसमें हेल्प करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में। हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। दूसरा जो है आपका ग्लोब्यूलेंस, वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में, डिशुम डिशुम करने में। किससे करोगे डिशुम डिशुम? बाहर वाले से, अपनों से? अपनों से डिशुम डिशुम करना है या बाहर वालों से? फॉरेन पार्टिकल से डिशुम डिशुम होगा, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी में अंदर चला जाएगा, डब्ल्यूबीसी तो एक्टिव हो ही जाएंगे, लेकिन प्लाज्मा के अंदर ग्लोबुलेंस भी एक्टिव हो जाएंगे। आ रही है बात समझ? फाइब्रिनोजन जो है आपका, देखो फाइबर्स प्रेजेंट है ना ब्लड के अंदर, पूरा फाइबर्स जो होता है वो थ्रोम्बोसाइट्स में पढ़ाया है ना, थोड़ा सा मैंने बता रखा है ना आपको थ्रोम्बोसाइट्स में। देखो थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बो का मतलब ही क्या है? थ्रोम्बिन फाइबर। तो जो उसका काम वो इसका काम, जो उसका काम वही इसका काम। क्या हेल्प करेगा ये? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। इसमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, या फिर क्लॉटिंग को हम एक और वर्ड से नाम से जानते हैं, कोएगुलेशन से। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का काम करेंगे। अब कोई ऐसा तो बच्चा नहीं है यहाँ पर जिसको क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड ना पता हो। क्लॉटिंग होता है ना जो खून के थक्के जम जाना, इसे वर्ड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। दोनों एक ही है, कहीं पर वो लिखा हुआ होता है, कहीं पर वो, कहीं पर दोनों। तो दोनों नाम पता होने चाहिए आपको, क्लॉटिंग भी और कोएगुलेशन भी। जब कभी चोट लग जाती है तो क्या हो जाता है? थोड़ी देर खून बहता है और फिर जम जाता है, दैट जमना इज कोएगुलेशन। COAGULATI, कोएगुलेशन। खाना है क्या बारिश में तुमने? वहां लो जाके, टेंशन हो रही जाने की, इस तरह जाएंगे। जाना है और बताओगी कि क्या टाइम पर। देखो अब ऐसा लग रहा है आपको अपना ब्लड का प्लाज्मा का टॉपिक जैसा हमने पढ़ रखा है। और अगर फ्लो चार्ट नहीं पढ़ते, कैसे याद करेंगे सारे पॉइंट्स, है ना? यही सोच विचार चलता रहता है आप। फ्लो चार्ट अगर किसी बुक में किसी चैप्टर में आपको दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो खुद बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? अब तो बनाने आ गए होंगे, ऐसे टेबल बना लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन बना लेते हैं जिसमें कंफ्यूजन रहती है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हेल्प कर जाती है कि नहीं? इतना सा दिमाग है, इतनी सारी चीजें रखनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, बायो में भी बॉटनी जुलॉजी की, कैसे रखेंगे? ट्रिक्स सही में रखेंगे ना। तो थोड़ा सा अपना, बस आप जो भी स्टडी जैसे भी करते हो, बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दो फॉर्मेट। जैसा अब तक स्टडीज करते हुए आ रहे थे, थोड़ी सी उसमें क्या कर दो,
चेंजेस ले आओ, बढ़िया हो जाएगा आपका काम। अब देखो जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होंगे वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मिनरल्स और प्रोटीन्स की तो सॉरी मिनरल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो बात ही क्या है, करनी बेकार है, क्योंकि यू नो दैट वेरी वेल कि मिनरल्स भी जरूरी होते हैं आपकी बॉडी में। जरा से क्या हो जाए, वॉमिट हो जाए, लूज मोशन हो जाए, है ना, थोड़ी बहुत ही क्या हो जाए आपको, इंडाइजेशन हो जाए जिससे वॉमिट हो गया या लूज मोशन हो गई, तो क्या हो जाएगा, लेग्स में बड़ा पेन रहता है। और ये जो मौसम चल रहा है इसमें तो सभी के लेग्स में, बच्चे से लेके बूढ़े तक के लेग्स में पेन है भाई, है कि नहीं है। तो ये मिनरल्स की कमी होती है तब भी लेग्स में पेन होता है, तो वो मिनरल्स के लिए फिर क्या लिया जाता है गर्मियों में, ग्लूकोज का पानी, या फिर, और जब कम हो जाएगा ग्लूकोज तो छोड़ता है, उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज तो होता ही है, मिनरल्स भी तो होते हैं, आयंस, आयंस होते हैं मिनरल एंड आयन, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कि नहीं, उनकी तो कमी हो जाती है बॉडी में, जो डायरेक्ट कहाँ इफेक्ट डालती है आपकी लेग्स के अंदर, किसके अंदर, ये खड़ा ही नहीं हुआ जाता, बैठा ही नहीं जाता है, बस दिल करता है लेटे रहो। आ रही है बात समझ। अगर हम प्लाज्मा के अंदर सिर्फ फाइब्रिनोजन को हटा दें, यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये पूरी प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो सीरम किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं अगर प्लाज्मा के अंदर फ्लोटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए। प्लाज्मा में इतना ही पढ़ना है बस, ठीक है। एकदम सीरम, सीरम ही आ रहा है। शिवम या शिवम को कौन याद कर रहा है, शिवम को, शिवम क्या कह रहा है, ये तो वो जो पस्सी निकलती है ये होता है शिवम, टिश्यू फ्लूइड होता है वो बेसिकली। जब हमारे पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, एक्ने होता है, किसी किसी बड़े मोटे मोटे से हो जाते हैं, फुंसे या फुंसे टाइप, जैसे पस निकलती है, दैट इज सीबम, वो सीबम निकलती है, पस पस में सीबम करते हैं। वो गंदगी होती है सारी, क्या होती है वो सारी, अभी हमने सीरम में यानी कि प्लाज्मा में बड़ी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो उसमें गंदगी के साथ साथ क्या भी थी, यूजफुल चीजें भी तो थी। तो इस सीरम में यूजफुल चीजें होती हैं, इसीलिए जो फेस सीरम होता है उसमें सारी यूजफुल चीजें होती है। बॉडी सीरम भी तो आता है, फेस सीरम भी आता है, तो वो यूजफुल चीजें होती हैं, उसमें सारी क्या होती है। अब पढ़ेंगे हम सेकंड कैटेगरी हमारी फॉर्म्ड एलिमेंट, थोड़ा सा डिटेल में। तो ये तो आप खुद ही बता दो ये सब चीजें, चलो बताओ। इरिथ्रोसाइट्स आर आरबीसी, आरबीसी की शेप, बस डिटेल में करेंगे अब। आरबीसी की शेप क्या होती है, वही ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, डिस्कॉइड शेप भी हो सकती है, रेटिकुलेट भी हो सकती है, बड़ी सारी होती है इसकी शेप, ठीक है। इवॉइड, दैट इज, सारी वो सीडी टाइप ही होती है शेप्स, ठीक है। कितना परसेंटेज था ये, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पूरा कितना था, 45%, लेकिन 45% का आरबीसी कितना था, 5 से 5.5 मिलियन। किसी हेल्दी एडल्ट में क्या होंगे, कितने आरबीसी होंगे उसके ब्लड के अंदर, आप मेरी बात सुनो जरा। फिर पिछले वाले चैप्टर के लास्ट में कुछ कैलकुलेशंस लिखवाई थी मैंने, पूरा ब्लड कितना होता है बॉडी में, 5 लीटर, वेरी गुड, कितना होता है, 5 लीटर, 5 लीटर, बेसिकली 4 to 5 लीटर, 4.5 to 5 लीटर। इसमें हीमोग्लोबिन कितना होता है, 30 मिलियन,
ग्राम्स की अगर बात करें 12 to 16 ग्राम्स होता है, ये लिखवाया था मैंने, ये पूरा प्रॉपर लिखवाया हुआ है। अब हीमोग्लोबिन ही क्या है? रेड पिगमेंट जो कि किस में प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स में। तो आपको एक तरीके से क्या भी आ गया, इसकी भी कैलकुलेशन आ गई और पूरा ब्लड की भी कैलकुलेशन आ गई। तो देखो अगर हम नंबर्स में काउंट करें पर ये मिलीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग, तो देखो आपका ये इरिथ्रोसाइट दैट इज जो कि आरबीसी है वो कितना होगा, इसके आसपास से याद रख लो बस 5 से 5.5 मिलियन। ठीक है, हो गया याद, तीनों चीजें याद हो गई होंगी, बस ये इंपॉर्टेंट थी बड़ी। अब देखो लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का? 120 डेज। 120 डेज कितना होता है? तो थोड़ा सा ज्यादा दिनों तक जीता है। अब ये डिस्ट्रॉय होकर कहाँ पहुंच जाता है? जब 120 डेज पूरे हो जाएंगे तो ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और डिस्ट्रॉय होकर कहाँ जाता है ये? स्प्लीन के अंदर। किसमें जाता है? स्प्लीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बड़े सारे क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं। हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं स्प्लीन को? किसी का सुना होगा आपने पेशेंट का कि इसकी तिल्ली बढ़ गई? दैट तिल्ली इज स्प्लीन। तो दैट मीन्स वहां पर स्प्लीन में क्या हो रहा है? 120 डेज के बाद आरबीसी जा रहे हैं, दफन हो रहे हैं जाकर। तो कब्रिस्तान है क्या आपका? ग्रेवयार्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेवयार्ड? कब्रिस्तान। ग्रेव इज कब्र, तो कब्रिस्तान क्या है? आरबीसी का स्प्लीन दैट इज तिल्ली। अब मुझे ये बताओ, जब ये बढ़ जाती है तो क्या प्रॉब्लम आती है पेशेंट के अंदर? बॉडी पार्ट में से कोई भी एक चीज जरा सा पार्ट बढ़ जा रहा, वो दिक्कत तो देगा ही, सांस में भी दिक्कत होगी और वो दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गन्स को भी क्या कर देगा? कंजस्टेड कर देगा थोड़ा सा, या तो उसके ऊपर आ जाएगा या उससे कोलाइड कर जाएगा। दूसरी चीज, जब तिल्ली बढ़ जाती है तो क्या होता है? अरे लॉजिक लगा लो, लॉजिकल बात है ये। 120 डेज है आरबीसी का लाइफ स्पैन। 120 डेज के बाद कौन से आरबीसी जाएंगे? बेचारे बूढ़े हो चुके होंगे, डेड हो चुके होंगे, वो एक जाएंगे स्प्लीन में। लेकिन जब स्प्लीन बढ़ जाएगी साइज से, तो जो अच्छे वाले आरबीसी भी होंगे 120 डेज से पहले ही, वो भी जाते रहेंगे कहाँ पर? स्प्लीन के अंदर। दैट मीन्स पूरा का पूरा ब्लड अफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से परेशानी आ रही है। ज्यादा आरबीसी जितने भी बन रहे हैं उनमें से काफी सारा अमाउंट कहाँ जा रहा है? स्प्लीन के अंदर। वो साइज पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है साइज पर कि किस पेशेंट में कितनी तिल्ली बढ़ चुकी है या बढ़ रही है। ठीक है भाई, तो अच्छे वाले आरबीसी भी चले जाएंगे, प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? पहले तो खून की कमी हो जाएगी, इतनी तो प्रॉब्लम खून की कमी से ही हो जाएगी। तो समझ रहे हो, लॉजिकल बात चलती है ये वाली, सारी सारी क्या है? ये लॉजिक लॉजिक वाली चीज है। आ रही है बात समझ? आ गई अच्छे से? आरबीसी में और कुछ दिया हुआ है? आरबीसी का और कुछ दिया हुआ है? तो हम कर चुके हैं इसको, आरबीसी को देंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। और ये आरबीसी जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की तरह ये पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो में बनेंगे। कहाँ बनेंगे? बोन मैरो में। जिनमें ल्यूकेमिया हो जाता है यानी कि ब्लड कैंसर हो जाता है, जिन बच्चों में या बड़ों में क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। थाइमस और स्प्लीन एक साथ पढ़ा जाता है, थाइमस को पार्ट नहीं हो। वेलकम, बाय बाय। तो आपने सुना होगा कि जिस बच्चे को ल्यूकेमिया होता है उसका डोनर ढूंढा जाता है बोन मैरो के लिए। बोन मैरो डलती है ना उसकी बॉडी के अंदर, तो बोन मैरो का डोनर ढूंढा जाता है जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है।
सलमान खान एक डोनर है बोन मैरो का, इसलिए एक छोटी बच्ची को, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बोन मैरो। कॉलेज में पे पढ़ा रही है। हैं? हाँ मैं कॉलेज में पढ़ा रही, घर कर लो। बस और तो कुछ नहीं बचा ना इसमें। चलो अब वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अटैच होता है वो तो सब पता है ना, या भूल गए? बस जो भूल भी गए होंगे ना उसको रिकॉल करते हैं ना तब जाकर आज। सेकंड देखेंगे हम वो सारी आ जाएगी, ओवल स्फेरिकल बाय कॉनकेव डिस्कॉइड, और आपका सीडी लाइक रेटिकुलेट सारी बता दी। एक आधी छूट गई होगी, समटाइम सॉसर वाली भी होती है ना, रेटिकुलेट वही तो होती है। डब्ल्यूबीसी कौन होता है भाई? ल्यूकोसाइट्स कितना होता है परसेंटेज इनका? 6 ये इनका नंबर इतना होता है। बाकी देखो, व्हाइट ब्लड सेल्स है वो व्हाइट क्यों है? क्योंकि इनमें पिगमेंट नहीं होता है, दे लैक पिगमेंट। विच पिगमेंट? हीमोग्लोबिन। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए ये व्हाइट कलर यानी कि कलरलेस होते हैं। और जहां पर भी कलरलेस या व्हाइट की बात आएगी वहां पर ल्यूको की बात आएगी। किसकी बात आएगी? ल्यूको की। किसकी बात आएगी? ल्यूको की। क्लियर है बात? स्लैश नहीं आएगा, सब जगह स्लैश हटा देना भाई इसमें भी। ये एसआई यूनिट है बस, स्लैश नहीं आएगा। लेकिन मैम ये इनवर्स आएगा, इनवर्स आएगा। हाँ फिर तो ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है मुझे इसमें। वही है कि किसी बुक में कैसे लिखा होता है किसी में कैसे, इसमें इनवर्स भी नहीं लिखा हुआ। चलो छोड़ो। अब देखो लाइफ स्पैन की बात अगर हम करें वहां तो 120 डेज का था, मुश्किल से 5 to 6 डेज रहता है बस डिलीवरी। तो शॉर्ट लिव्ड हो गया। आपको शॉर्ट लिव्ड ही याद करना है, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद करना है दिनों का कि ये कितने दिन तक जिंदा रहता है। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड याद करेंगे कि एनसीईआरटी में शॉर्ट लिव्ड ही दिए। ठीक है, और बाकी इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। सबसे पहले ग्रैन्युलोसाइट्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन से आएंगे ग्रैन्युलोसाइट्स में? एन ई बी। कौन सा आ जाएंगे? एन ई बी, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल। बाकी हमने देख तो लिया था भाई कितना कितना परसेंटेज किस किस का है, आप दोबारा से वो लाइन यहाँ पर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, बस फंक्शन देखेंगे। जो भी हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं, ठीक है, उनको खा जाने के लिए यानी कि उनको खत्म करने के लिए हमारा न्यूट्रोफिल्स होता है। क्या होता है? तो सेल्स को ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं हमारे, इनको खाने का काम कौन कर रहा है? यानी कि गंदगी को साफ करने का काम कौन कर रहा है? न्यूट्रोफिल्स। कौन कर रहा है? न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पर क्या होगा? फेगोसाइटोसिस होगा सेल्स का। क्या होगा? कौन से सेल्स का? फॉरेन पार्टिकल्स का। फॉरेन पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो हमें डिजीज कॉज कर देंगे भाई। तो हमारी बॉडी एक्टिव हो जाएगी कि भाई बाहर का पार्टिकल आ गया है बॉडी के अंदर, तो दैट मीन्स क्या है? ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ये इतने
नुकसान पहुंचाए, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जैसे एक गर्ल्स का हॉस्टल है, एक बॉयज का हॉस्टल है, ठीक है। तो गर्ल्स के हॉस्टल में अगर बॉयज एंटर कर जाएं पर्टिकुलर किसी कॉलेज के अंदर, किसी दूसरे कॉलेज के क्या कर जाएं बच्चे, क्या कर जाएं, एंटर कर जाएं विदाउट स्टाफ, तो खतरा होता है कि भाई ये क्यों आ रहे हैं, होता है कि नहीं। तो जो अपने कॉलेज का बच्चा नहीं होगा, बाहर का बच्चा हो, दैट इज फॉरेन पार्टिकल। तो कॉलेज वालों को, बच्चों को क्या लगेगा कि इनसे हमें खतरा है, तो हम क्या कर लेंगे, गेट बंद कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम, गेट बंद कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर कुछ अलग से मैकेनिज्म चलता है कि उनको खा जाते हैं। अब बच्चे थोड़े ना खाएंगे दूसरे बच्चों को, खाने वाली बात को कंसिडर नहीं करनी, बाकी मैंने रिलेट करा दिया। इसिनोफिल्स जो होते हैं वो इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करते हैं, यानी कि बताते हैं कि एलर्जी रिएक्शंस तो नहीं हो गए बॉडी के अंदर। तो बताया था ना ये मैंने आपको, ये जो इसिनोफिल्स होंगे ये क्या काम करते हैं, अगर बढ़ जाते हैं, क्या बताते हैं ये, कि एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं हो गई है बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर भी कहाँ पर, ब्लड में। और ब्लड हर जगह है बॉडी। लास्ट बचता है आपका बेसोफिल्स, ये कुछ हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, लाइक हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन वगैरह, ठीक है। जिनसे भी, जैसे कि इंफ्लेमेशन कॉज हो गया, फॉरेन पार्टिकल मरा नहीं, इसने इन्फ्लेमेशन कॉज कर दिया, एलर्जी नहीं कॉज की, इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फेक्शन कॉज कर दिया। क्या कॉज कर दिया, इन्फ्लेमेशन। तो कुछ पर्टिकुलर चीजें क्या होंगी, कुछ पर्टिकुलर चीजें यानी कि कुछ हार्मोन सिक्रीट होंगे। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे, ज्यादातर आपको तीन पढ़ने हैं बस। क्या पढ़ना है, एक तो पैर, एच ये पैर, ये, तो ये उनको मार देते हैं, बताएंगे उनको। इसकी वजह से इंफ्लेमेशन बॉडी में कम होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, ठीक है। तो आपका ये ग्रेन्युलोसाइट्स पूरा हो गया, ग्रेन्युलोसाइट्स आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। अच्छे से बना लेना आप खुद, ठीक है। पार्ट्स में, ठीक है। अब लास्ट बचता है हमारा क्या, एक ग्रेन्युलोसाइट्स। तो एक ग्रेन्युलोसाइट्स रह गया, एक ग्रेन्युलोसाइट्स को अलग से बता दूं, ये हो गया था या नहीं। चलो, एक ग्रेन्युलोसाइट्स जो होता है वो पेल ब्लू कलर का होता है, यानी कि प्रॉपर ब्लू कलर नहीं होगा, थोड़ा सा फीका सा ब्लू कलर। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन आ जाता है आपके, जो ए ग्रेन्यूल्स यानी कि जहां पर आपकी ग्रेन्युलर चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी, नॉन ग्रेन्युलर चीजें प्रेजेंट होंगी, है ना। और कैसी शेप के होंगे ये, बाइलोब शेप। कैसी शेप के होंगे, बाइलोब शेप। वही बाइलोब प्रेजेंट हो सकता है आपका, यानी कि लिखा हुआ हो सकता है, राउंडेड शेप भी हो सकती है लिखी हुई, और किडनी शेप भी हो सकती है। जरा ध्यान से देखो, वो जो एनसीईआरटी में आपको सारे के सारे सेल्स नहीं बना कर दिए हैं, किडनी शाइप शेप दिख रहा होगा आपको उसके अंदर, दिख रहा है। बस वही क्या है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी होता है, नॉन ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म के साथ, यानी कि साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। और कैसी शेप के होते हैं, बायलॉब शेप, या फिर राउंडेड, या फिर किडनी शेप, पेल ब्लू इन कलर होते हैं। और आगे डिविजन उनके कौन से हैं, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स।
मोनोसाइट्स भी आपकी क्या हेल्प करते हैं? फैगोसाइटिक होगा, दैट मीन्स बिल्कुल जैसा न्यूट्रोफिल्स का काम था वही इनका काम होगा। फैगोसाइटिक इन नेचर, दैट मीन्स डिस्ट्रॉय कर देगा किसको? फॉरेन पार्टिकल को। इससे क्या मतलब पता चलता है आपको? जब भी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल एंटर करेंगे तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स एक हो जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, क्योंकि फंक्शन दोनों का एक है। क्योंकि फंक्शन दोनों का एक है। क्या फंक्शन है? आगे समझ आते हैं आप किस पर? लिम्फोसाइट्स आगे दो तरह का होता है। लिम्फोसाइट और बी नाम क्यों दिया हुआ है लिम्फोसाइट को? बी बोन मैरो, बोन मैरो से बनाएगा। टी क्यों दिया है? थाइमस। टी क्यों नाम दिया है? थाइमस। दोनों ही चीजें हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, नॉट एज अ ऑर्गन, लेकिन एक पार्ट होता है बॉडी। ऑर्गन में नहीं आती है ये चीजें, किस में आती है? सिर्फ पार्ट में आती है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें बता रही हूँ सब बाद में पूछूंगी मैं आपसे। इनको हम क्या भी कह सकते हैं? बी सेल्स और टी सेल्स भी कह सकते हैं। दोनों का ही काम क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स देना। डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, या फिर डिटेल में आपको 12th क्लास में स्टडी करना है इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। क्या होता है इम्यून रिस्पॉन्स शॉर्ट में अगर हम पूछें? बेसिकली जब चोट लग जाएगी या फिर कोई भी पार्टिकल खाने के जरिए, सांस के जरिए बॉडी के अंदर आ जाएगा और वो नहीं मरेगा, तो वो हमें क्या देने की कोशिश करेगा? बीमारी देने की कोशिश करेगा, है ना? तो चोट लगती है तो टेटनस वगैरह का फैलने का डर होता है, और ज्यादा दिनों तक चोट सही होती है। तो हमारी बॉडी में ये दोनों चीजें एक्टिव हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? हमारी चोट पर्टिकुलर या फिर पर्टिकुलर हमें जो बीमारी होती है वो जल्दी ठीक हो जाती है। किस तरह ठीक होती है वो इसने बता दिया। क्या नेम है आपका? हबीबा ने। क्या क्या बताया भाई हबीबा ने? एंटीबॉडीज की हेल्प से क्या कर देगा वो? पे शुरू कर देगा। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। किसको डिस्ट्रॉय कर देगा? फॉरेन पार्टिकल्स को। किसको? फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है दोनों में से एंटीबॉडीज? लिम्फोसाइट। बी या टी? टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, और हेल्प कौन करते हैं? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स की, बी लिम्फोसाइट्स हेल्प करते हैं किसकी? टी लिम्फोसाइट्स की। किसकी? ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना, बस इम्यून रिस्पॉन्स समझाया है मैंने आपको कि भाई इसका नाम बी सेल्स भी है और इसका नाम टी सेल्स भी है। आपका ल्यूकोसाइट्स पूरा हो जाता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स पूरा हो गया। देखो इजी लग रहा होगा वैसे, लग रहा है कि नहीं इजी? इसमें परसेंटेज आप खुद लिख लोगे। हाँ, वो तो मैंने उसमें लिखवा ही दी है। चल रही है यूपीएससी क्लासेस, ठीक है। क्या नेक्स्ट किस पर आ जाता है हम? देखने।
प्लेटलेट्स कहा जाता है, ठीक है। और कितने होते हैं ये 1.5 लाख टू 3 लाख होते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है? थ्रोम्बिक फाइबर्स क्या होते हैं प्रेजेंट, जो किसमें हेल्प करते हैं? कोएगुलेशन या फिर क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब अगर ये देखो प्लेटलेट्स कम हो जाए अगर, तो क्या होता है? अगर प्लेटलेट्स कम होता है, अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे किसी इंडिविजुअल में, किसी पेशेंट में, तो पहली बात तो वो इंडिविजुअल से पेशेंट बन जाएगा, है ना। तो क्या होगा? ब्लड लॉस होगा। हाँ, कहीं पर भी अगर हमारे चोट लगेगी तो क्या होगा? ब्लड लॉस होगा, जिसकी वजह से सारा खून निकल जाएगा। और एक्ने पिंपल्स भी तो होते रहते हैं, तो वो एक जरा सा क्या नहीं हो जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा हमारी बॉडी को क्या निकलने के लिए, ब्लड निकलने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नली ही होती है सिर्फ ब्लड का लॉस, इंटरनली भी चलता है भाई। अब क्या भी चलता है? इंटरनली भी चलता है, ठीक है। तो इंटरनल ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो जाए तो वो भी रुकेगी नहीं, बस तभी रुकेगी जब हम रुक जाएंगे, ठीक है। बाकी ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? ये आपके थ्रोम्बोसाइट्स प्रोड्यूस कहाँ से होंगे? एक स्पेशल क्या होता है, शट क्या किया है मैंने, अच्छा ऐड होती है। हाँ भाई, स्पेशल सेल्स होते हैं, मेगा कैरियो साइट्स, ये क्या है? एक स्पेशल सेल्स है। इन्हीं सेल से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? प्लेटलेट्स क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? प्लेटलेट्स। ये क्या है? स्पेशल सेल्स हैं। क्या है? स्पेशल सेल। बस यही था आपका इसमें भी। थ्रोम्बिन फाइबर ऐसा ऐसा नेटवर्क बना लेते हैं। तो एक जाली में से पानी डालो, एक डायरेक्ट पानी डाल दो, जल्दी कौन गिरेगा? डायरेक्ट वाला। देर से कौन गिरेगा? जाली वाला पानी। तो ऐसे ही हमारा ब्लड भी एक्ट करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या है उसमें प्रेजेंट? प्लेटलेट्स। क्या प्रेजेंट है उसमें? प्लेटलेट्स कह लो, थ्रोम्बोसाइट्स कह लो, थ्रोम्बिन फाइबर कह लो, एक ही बात, ठीक है। ब्लड अच्छे से आ गया है समझ? वही तो बताया, इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाएगी अगर स्टार्ट, तो रुकेगी नहीं। पूरी बॉडी का जो ब्लड होगा वो आपका लॉस हो जाएगा उस पर्टिकुलर जगह से। और मैम इस डिसीज का जो था या वो अलग है। हाँ, कहते यही है कि ब्लीडर्स डिजीज जो हीमोफीलिया है उसमें भी इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट जाती है। बताया भाई अभी मैंने। वो सिर्फ हम इस पे ही कंसिडर करेंगे प्लेटलेट्स को, पूरा ब्लड में कंसिडर करेंगे हीमोफीलिया, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक्स तो बहुत ही अच्छी है, एकदम फेवरेट है जेनेटिक्स। वो तो सबकी होती है, लेकिन जेनेटिक्स से बचते हैं बहुत से बच्चे, समझ ही नहीं आती ना कि अगर अच्छी से टीचर की कुछ अच्छे बच्चे, दोनों चीजें होती हैं, अच्छे से अच्छे वाले से भी पढ़ना और अच्छे तरीके से खुद भी पढ़ता हूँ। और पढ़ना है? नहीं, बस हो गया, टाइम देखने में हो गया time पे। बस एनर्जी ही होगी।
अभी तो टाइम है, 10 या 15 मिनट है। वो लेट आई थी ना मैं 15 मिनट, और फिर बीच में भी टाइम दिया था। या फिर आप ब्लड ग्रुप का इंट्रो कर दो बस। बस ब्लड ग्रुप का इंट्रो किया हाफ पार्ट में, पूरा तो नहीं हो पाएगा। सबको ब्लड ग्रुप पता है अपने, तो ऐसा तो नहीं है जो पता नहीं हो। चलो ए पॉजिटिव वाले खड़े कर लो हाथ। बस दो ही है पॉजिटिव वाले, ये ज्यादा होता है पॉजिटिव वाले। बी, बी वाले ज्यादा है यहाँ तो, बी पॉजिटिव। सी तो होगा ही अपना, ए भी पॉजिटिव। नो वन, ओ पॉजिटिव। नो वन, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। क्या हो भाई पौरुष? अच्छा तुम क्या हो फिर? पता नहीं ना। और गर्ल्स में तो सबने बता दिया ना। मैं भी ए पॉजिटिव हूँ। चलो, सेम ब्लड वाले देख लो अब कौन है मेरे साथ साथ। अब ए वाले में भी कैटेगरीज होती हैं जो हम जेनेटिक्स में देखते हैं, है ना? तो जीनोटाइप से, तो आपको बताया अपना जीनोटाइप, मुझे तो पता है अपना क्या है। क्या नाम? आई, ए स्मॉल आई वाला। क्या तो पता नहीं हमें ये चीज, चलो अभी बता दे। वो पेरेंट्स से पता चलता है, किससे पता चलता है वो? दो कैटेगरीज पढ़नी है हमें इसमें, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ये जो मैंने आपसे ब्लड, ये ब्लड ग्रुप के नेम पूछे हैं, ये क्यों पूछे हैं? ये बताने के लिए कि भाई एग्जिस्ट जो करता है ब्लड ग्रुप, वो ए, बी, ओ या फिर ए बी करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या भी बोल सकते हैं, एबीओ भी बोल सकते हैं। तो वो आ जाता है आपकी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में। अब पहले मैंने पॉजिटिव वाले पूछे आपसे सबसे, फिर निगेटिव वाले पूछे। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या है? हाँ जी, आर एच फैक्टर क्या है ये? अच्छा, तो ये देखा गया था कि भाई आपका जो 80% से ज्यादा क्या है, लोग हैं, जो 80% से ज्यादा क्या है, लोग हैं, यानी कि पीपल हैं, उनके पास आर एच फैक्टर प्रेजेंट है। क्या है? क्या है ये? आर एच फैक्टर प्रेजेंट है। तो वो कौन से हो जाएंगे, वो लोग कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिव हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे वो। ठीक है, और जिनमें आर एच फैक्टर एब्सेंट होगा वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। चलो यहाँ पर तो कोई नेगेटिव है नहीं, लेकिन होते तो है ना नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले बेचारे सिर्फ कितने होते हैं? ओनली 20%। कितने होते हैं? ओनली 20%। और ये कितने होते हैं? 80%। अब ये आर एच फैक्टर है क्या? ये एक सिंपल सी एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि 80% लोगों में क्या है, प्रेजेंट है। कहाँ से आया है ये? रिसर्च मंकीज से रिसर्च मंकीज। आर एच फैक्टर में वैसे तो इतना ही पढ़ना है, लेकिन देख लेंगे बाद में कोई और से अगर पॉइंट हुए। ठीक है, अब देखो, वैसे तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है आर एच फैक्टर के लिए। अब आ जाते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पर। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में भाई ए आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, ए बी और ओ। यूनिवर्सल डोनर कौन सा और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है बता दो मुझे। यूनिवर्सल है, सबसे पहले तो यूनिवर्सल डोनर की अगर हम बात करें वो कौन है? ओ। डोनर में ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो दो बार आ रहा है? ओ ओ, तो दैट मीन्स ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, बड़ी सारी होती है बहुत से बच्चों में कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, रिसिपिएंट कौन सा होता है। आप तो नहीं भूलोगे, ओ से याद रखना है बस। और जो बच्चा आपका वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। भाई जब मैंने पढ़ा था मुझे भी हो गया था, तो हो ही जाता है।
ए बी ओ चार तरह के क्या होंगे, ब्लड ग्रुप होंगे जो कि ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग में आते हैं। फिर यहाँ पर जो यूनिवर्सल डोनर है वो ओ है। ओ को याद किस तरह रखेंगे, क्योंकि डोनर में दो बारी कौन सा आ रहा है, अल्फाबेट ओ आ रहा है, उससे याद रखेंगे। जो बचा वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अब इनका मतलब क्या है, डोनर का मतलब डोनेट करने वाला, चारा जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होंगे वो किसी को भी अपना खून दे सकते हैं। इन केस अगर उन्हीं के ब्लड ग्रुप का कोई ब्लड नहीं मिल रहा है और किसी पेशेंट को जरूरत है ब्लड की, तो उसमें क्या चढ़ा देते हैं, ओ वालों का ब्लड लेकर चढ़ा देते हैं। सपोज करो कोई पेशेंट है, उसकी फैमिली में ओ ब्लड ग्रुप है प्रेजेंट, उसी का सपोज करो ए पॉजिटिव वाला है, ए नेगेटिव वाला उसको नहीं मिल रहा है, ए वाला ही, तो वो ओ का चढ़ा देंगे उसमें उसकी जान बचाने की। तो ओ वाला किसी को भी दे देगा, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, तीनों को दे देगा। और ये जो ए बी है, और डोनर जो जो लोग डोनर होते हैं, दान करते हैं, वो किसी से लेते तो नहीं है, तो ये ब्लड किसी से और से नहीं लेगा, ये अपने वाला ही ब्लड लेगा, यानी कि अपने ही जासूस से ही ले सकता है। ठीक है, रिसिपिएंट कौन होता है, दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं, जो सबका ले सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते। यानी कि लोगों में भी होता है ना, जो सबसे ले तो लेंगे लेकिन देंगे नहीं, तो वो तो होगा बेचारे कौन, रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दे दे सकते हैं, लेते नहीं है, ऐसे भी तो लोग होते हैं, बस इनसे कंसिडर कर लो, याद आ जाएगा। हो गया याद, थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे इसको, ब्लड ग्रुप किया है, ये लिखना है। टेबल से बना लेते हैं जरा एक। अगर हम एंटीजन और इसकी बात करें, खाली एंटीबॉडी की, इन दोनों की अगर हम क्या बात करें, तो जो भी सेम ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन वही टाइप का होगा और स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही तो होगा भाई, जो एंटीजन होगा वो सेम होगा, ए ब्लड ग्रुप वाले पे ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप वाले पे बी, ए बी में दोनों चीजें हैं तो दोनों आ जाएंगी, ओ में दोनों चीजें नहीं है तो वहां नील आ जाएगा, ये डैश लगा देंगे, कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट होगा। एंटीबॉडी इसका उल्टा होता है, कहीं पर भी एंटी वर्ड लिखा हुआ हो तो वो अगेंस्ट में होगी बात, किसमें होगी, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ए और बी दो होगा। क्लियर है बात इतनी अच्छे से, डोनर्स वाला मैंने लिख ही दिया है आपको, तो नीड ही नहीं है, बाकी फिर भी लिख लेते हैं। डोनर डोनर ए वाले सिर्फ ए को दे सकते हैं और ओ को दे सकते हैं, बी वाले सिर्फ बी को दे सकते हैं और ए बी वाले किसको देंगे, बी बी और बी, यही है, गलत लिख दिया। अरे मतलब वो लिख रही हूँ मैं, ये कौन कौन किस किस से ले सकता है, डोनर्स ग्रुप है ना, कि ए वाले को कौन कौन दे सकते हैं, कौन कौन डोनेट कर सकते हैं ए ब्लड ग्रुप, ए वाले भी सही नहीं लिखा गया मैंने, नहीं सही लिखा है शेड्यूल में, और ये ओ वाले ओ को मैम ए बी को ए और बी दोनों के भी लेंगे, ये दोनों के दोनों के ए बी किसी के एंटी नहीं है, इसलिए एंटी नहीं है, किसके अगेंस्ट में नहीं है ना, वो सबके हित में है, जो होता है ना, सबकी बात करते हैं, इधर वालों की भी इधर वाली जैसे, नहीं मैम ये है सभी के एंटी, एंटीजन में ए भी है बी भी है, तो दोनों को देंगे, एंटीबॉडी नहीं होगी यहाँ पर कोई भी। यानी कि वो लोग किसी के खिलाफ नहीं होते, अगेंस्ट में नहीं है। जीनोटाइप्स भी होता है, बाकी जीनोटाइप्स लिखो, आपको आगे हेल्प कर जाएगी। जो ब्लड ग्रुप है उनको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है, अगर ए का होगा तो कैपिटल आई ए लिखेंगे, बी का होगा तो कैपिटल आई बी लिखेंगे,
और अगर ए बी का होगा तो कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी लिखेंगे। और अगर ओ का होगा तो कैपिटल आई ओ लिखेंगे या फिर स्मॉल आई लिखेंगे। बेटर है कि हम स्मॉल आई ले लें, है ना। सारे फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए। देखो भाई, अब आई वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, डबल में लिखते हैं, पेयर में ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं तो ये हूँ क्योंकि मेरी मम्मी का ओ नेगेटिव है ब्लड ग्रुप। ठीक है। ए बी सॉरी बी वालों को जेनेटिक्स पढ़ोगे ना आप अपने पेरेंट्स से अपना भी फिर वो जीनोटाइप निकाल। आज के लिए बस इतना ही करेंगे और करेंगे हम कल। ओके। पढ़कर आना है इसको इतने को अच्छे से। वैसे तो यही लर्न हो गई होंगी सारी चीजें, इसको काफी क्लास वाला आई डबल आई लगेगा। डबल आई मतलब इसको क्या निकाला जैसे जो हम आई स्मॉल आई लिख रहे हैं ना तो इसका सिर्फ एक ही तरीके का जीनोटाइप होगा। हाँ। इसके दो दो हो सकते हैं, कॉमा है ना यहाँ पर, एक ही हो सकता है और एक ये। इसमें भी दो होंगे, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक तरीका होगा। ठीक है। कैसे होगा एक बार कल एक क्रॉस करके दिखा दूंगी फिर आ जाएगा।